तो बहुत ही महत्वपूर्ण एक क्लास आप लोगों के लिए रहेगी। संविधान का एक प्रश्न इस टॉपिक से आपकी परीक्षा में 100% पूछा जाता है। ओके, तो पूरा टॉपिक हम बिल्कुल कवर करेंगे। ओके, पूरा टॉपिक हम बिल्कुल कवर करेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं मेरे बंधु, बिल्कुल शुरू करते हैं। चलिएगा, तो सभी लोग लाइव जुड़ जाएं। ओके, बहुत ही शानदार एक क्लास रहेगी आपके लिए। चलिएगा, शुरू करें। चलिएगा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, तो देखिएगा, सिलेक्शन के लिए काफी महत्वपूर्ण ये प्रश्न रहेंगे, बिल्कुल रट डालिएगा। सबसे पहला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में संसदीय शासन व्यवस्था किस देश से ली गई है? भारतीय संविधान में संसदीय शासन व्यवस्था किस देश से ली गई है? बताइएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि किस देश से जो है संसदीय शासन व्यवस्था ली गई है। तो आप हमेशा याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा कि जो संसदीय शासन व्यवस्था है मेरे बंधु, जो संसदीय शासन व्यवस्था है यह ली गई है कहाँ से? बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। तो हमेशा याद रखिएगा, संसदीय शासन व्यवस्था ली गई है ब्रिटेन के संविधान से। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, लेकिन उससे पहले थोड़े से हम महत्वपूर्ण इस टॉपिक के बारे में चीजें जान लेते हैं, क्योंकि इस टॉपिक से एक प्रश्न 100% आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। पूरे संविधान से 2 से 3 प्रश्न आते हैं। तो भारतीय संविधान में संसदीय शासन व्यवस्था जो है ब्रिटेन के संविधान से ली गई है, और संसदीय शासन का उद्भव कहाँ? ब्रिटेन में ही हुआ था। इसीलिए ब्रिटेन की संसद को क्या है? संसद की माँ कहा जाता है, मदर ऑफ ऑल पार्लियामेंट्स कहा जाता है। ओके, कभी भी प्रश्न बन जाए संसद की माँ या मदर ऑफ पार्लियामेंट्स किसे कहा जाता है, तो बंधु मेरे ब्रिटेन की संसद को संसद की माँ या मदर ऑफ ऑल पार्लियामेंट्स कहा जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब देखिएगा, अगला प्रश्न है कि लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? तो हमेशा याद रखिएगा, लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या, निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या 550 है। कितनी है? 550 अधिकतम संख्या होती है मेरे बंधु। विकल्प डी इसका सही जवाब है। संजय, 530 नहीं 550 होती है। कितनी? निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी है? 550 है। अब देखिएगा, पूरा डिटेल में जान लीजिएगा जिसको कंफ्यूजन हो। देखो, संविधान के अनुच्छेद 81 के अनुसार, कौन से? संविधान के अनुच्छेद 81 के अनुसार लोकसभा की अधिकतम संख्या तो 552 होती है। कितनी? 552 होती है। लेकिन जिसमें लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी है? 550 होती है। ओके, 550 निर्वाचित सदस्यों की संख्या होती है, जिसमें राज्यों से 530 सदस्य, केंद्र शासित क्षेत्रों से 20 सदस्य और हो सकते हैं। लेकिन वर्तमान में निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी है? 543 है, जिसमें से 530 सदस्य राज्यों से हैं और 13 केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्रों से हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, लेकिन अगर प्रश्न जैसे प्रश्न पूछेगा उसी हिसाब से हमें आंसर देना पड़ेगा। वर्तमान निर्वाचित कितने हैं? 543। प्रश्न है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो हमेशा याद रखिएगा कि राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है मेरे बंधु, राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वह होता है 6 वर्ष का। कितना? 6 वर्ष का शासनकाल होता है राज्यसभा के सदस्यों का। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, एक प्रश्न ये भी बनता है कि राज्यसभा के सदस्य कब रिटायर होते हैं? तो 6 साल में जो रिटायर होते हैं, और वो भी हर 2 वर्ष क्या है, 1/3 सदस्य जो है हर 2 वर्ष पर क्या है, सेवानिवृत्त होते हैं या रिटायर होते हैं। कब? हर 2 वर्ष पर जो है कितने? 1/3 सदस्य राज्यसभा के जो है रिटायर होते हैं। कितने? 1/3 सदस्य। आगे बढ़ते हैं, एक प्रश्न ये भी बन जाता है कि राज्यसभा जो है एक स्थायी सदन होता है। ऐसा राज्यसभा एक स्थायी सदन होता है जिसका विघटन नहीं किया जा सकता है, जिसका डिसोल्यूशन नहीं किया जा सकता है। ये प्रश्न भी बनता है कि निम्न में से कौन सा सदन है जो स्थायी होता है, जिसका विघटन नहीं किया जा सकता? लोकसभा, राज्यसभा या फिर इनमें से कोई नहीं? तो राज्यसभा स्थायी सदन होता है। अगला प्रश्न है कि राज्यसभा का गठन कब हुआ था? राज्यसभा का गठन कब हुआ था? हमेशा याद रखिएगा कि राज्यसभा का गठन मेरे बंधु कब? वर्ष 1952 में राज्यसभा का गठन हुआ। ओके, विकल्प सी इसका सही जवाब है।
अगला प्रश्न है कि राज्यसभा का गठन लोकसभा के अध्यक्ष के वेतन और भत्ते कौन निर्धारित करता है? लोकसभा के अध्यक्ष के वेतन और भत्ते कौन निर्धारित करता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब। तो लोकसभा के अध्यक्ष के वेतन और भत्ते निर्धारित किए जाते हैं संसद के द्वारा। किसके द्वारा? संसद के द्वारा ये निर्धारित किए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब एक प्रश्न ये बन जाता है कि राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, इन सभी के वेतन भत्ते संसद विधि के द्वारा समय समय पर निर्धारित किए जाते हैं। ओके, और यह संविधान की दूसरी अनुसूची में क्या है? इनका उल्लेख किया गया है। प्रश्न है कि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, तो हमेशा याद रखिएगा, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा करने वाली संसदीय समिति कौन है? भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा करने वाली संसदीय समिति कौन सी है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, तो हमेशा याद रखें, इसका सही जवाब है विकल्प सी, लोक लेखा समिति। कौन सी? लोक लेखा समिति, विकल्प सी इसका सही जवाब है। और हमेशा याद रखिएगा, ये जो समिति है लोक लेखा समिति, लोक लेखा समिति जो है यह संसद की सबसे पुरानी समिति है। लोक लेखा समिति संसद की सबसे पुरानी समिति है मेरे बंधु। कैसी है? संसद की सबसे पुरानी समिति है। इसका गठन वर्ष 1921 में किया गया। कब? वर्ष 1921 में इसका गठन किया गया। और इस लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से 15 सदस्य लोकसभा से और 7 सदस्य राज्यसभा से शामिल किए जाते हैं। ओके, तो क्या क्या चीजें महत्वपूर्ण हो जाती हैं कि लोक लेखा समिति संसद की सबसे पुरानी समिति है, जिसका गठन 1921 में किया गया। इसमें कुल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से शामिल किए जाते हैं। प्रश्न है कि किस सदन का अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? कौन से सदन का अध्यक्ष है जो कि उस सदन का सदस्य नहीं होता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, तो हमेशा याद रखिएगा, ऐसा सदन जिसका अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है, उस सदन का सदस्य नहीं होता है, वह है राज्यसभा। क्या है? राज्यसभा। ओके, राज्यसभा का जो अध्यक्ष रहता है वह उसका सदस्य नहीं होता है, क्योंकि राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? राज्यसभा का अध्यक्ष सभापति अध्यक्ष एक ही बात है। राज्यसभा में क्या है? सभापति कहा जाता है। ओके, अध्यक्ष या सभापति एक ही बात है। तो राज्यसभा का सभापति कौन? उपराष्ट्रपति को बनाया जाता है। किसको? उपराष्ट्रपति को जो है राज्यसभा का सभापति कहा जाता है। और ऐसा कहाँ पर? अनुच्छेद 64 के अनुसार ये कहा गया है कि उपराष्ट्रपति ही क्या है? राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि संसद के किसी सदस्य द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को लोक महत्व का अविलंबनीय विषय मानते हुए जो चर्चा की जाती है उसे क्या कहते हैं? बताइए, उसे क्या कहते हैं? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, तो हमेशा याद रखें, इसका सही जवाब है विकल्प ए, स्थगन प्रस्ताव। क्या कहते हैं? इसे स्थगन प्रस्ताव कहते हैं। अगला प्रश्न है कि मंत्रिपरिषद में कौन शामिल नहीं है? निम्न में से कौन मंत्रिपरिषद में शामिल नहीं है? सबसे पहला विकल्प है कैबिनेट मंत्री, या फिर राज्य मंत्री, या फिर कैबिनेट सचिव, या फिर स्वतंत्र प्रभार मंत्री। तो बंधु इसका सही जवाब क्या होगा कि मंत्रिपरिषद में शामिल कौन नहीं है? तो हमेशा याद रखिएगा, मंत्रिपरिषद में शामिल नहीं है मेरे बंधु कौन? कैबिनेट सचिव। ओके, कैबिनेट सचिव जो है मंत्रिपरिषद में शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा संसद से संबंधित नहीं है? निम्न में से कौन सा संसद से संबंधित नहीं है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, तो हमेशा याद रखिएगा, इनमें संसद से संबंधित नहीं है बर्खास्त करना। ओके, बर्खास्त करना भारत की संसदीय शब्दावली से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है
कि अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक आहूत किसके द्वारा की जाती है? अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की जो संयुक्त बैठक का आयोजन किया जाता है, जो संयुक्त बैठक बुलाई जाती है, ये अनुच्छेद 108 के अंतर्गत की जाती है किसके द्वारा? तो बंधु इसका सही जवाब है कि यह किसके द्वारा? तो यह मेरे बंधु किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा जो है आहूत किया जाती है या बुलाई जाती है ये बैठक। ओके, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। अगला प्रश्न है, और ये जो संयुक्त अधिवेशन रहता है, जो संयुक्त बैठक रहती है, इसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो इसकी अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। कौन? लोकसभा का अध्यक्ष जो है इसकी अध्यक्षता करता है। ओके, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया जाता है? संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया जाता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, तो हमेशा याद रखिएगा। संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है लोकसभा अध्यक्ष को। ओके, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा जो है लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है कि संसदीय सरकार की एक प्रमुख विशेषता क्या है? संसदीय सरकार की एक प्रमुख विशेषता क्या है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, तो हमेशा याद रखिएगा कि संसदीय सरकार की एक प्रमुख विशेषता है, संसदीय सरकार की एक प्रमुख विशेषता है क्या? कि बंधु यह संसद के प्रति मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। ओके, विकल्प डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि राज्यसभा का उपसभापति किसे चुना जाता है? राज्यसभा का उपसभापति किसे चुना जाता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, तो हमेशा याद रखिएगा। राज्यसभा का उपसभापति, क्या? राज्यसभा का उपसभापति चुना जाता है किसी भी व्यक्ति को जो उस समय राज्यसभा का सदस्य हो, जो उस समय राज्यसभा का सदस्य हो। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है केंद्रीय विधानमंडल का अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय कौन थे? केंद्रीय विधानमंडल के अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय कौन थे? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, बताइएगा। केंद्रीय विधानमंडल के अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय कौन थे? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, तो हमेशा याद रखिएगा। केंद्रीय विधानमंडल के अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय कौन थे मेरे बंधु? तो इसका सही जवाब है विट्ठल भाई पटेल। ओके, विट्ठल भाई पटेल केंद्रीय विधानमंडल के अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय थे। अगला प्रश्न है, यदि संसद किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए कोई समिति नियुक्त करे तो उसे क्या कहते हैं? बताइए। यदि संसद किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए कोई समिति नियुक्त करे तो उसे क्या कहते हैं? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, तो हमेशा याद रखिएगा। अगर संसद किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए कोई समिति नियुक्त करे तो उसे बंधु मेरे तदर्थ समिति कहते हैं। कौन सी? तदर्थ समिति उसे कहते हैं। प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा प्रस्ताव है जो कि संघीय बजट से संबंधित है? कौन सा प्रस्ताव है जो संघीय बजट से संबंधित है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, तो हमेशा याद रखिएगा। संघीय बजट से संबंधित है बंधु कौन सा? कटौती प्रस्ताव। कौन सा? कटौती प्रस्ताव जो है संघीय बजट से संबंधित है। अगला प्रश्न है लोकसभा की कार्यवाही आयोजित करने के लिए अपेक्षित गणपूर्ति या कोरम क्या है? लोकसभा की कार्यवाही को आयोजित करने के लिए कम से कम कितने लोग होने चाहिए, कितने सदस्य होने चाहिए? सीधे से ये प्रश्न है, तो भाई 1/10वां भाग। कितने? 1/10वां भाग होना चाहिए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार देता है? कौन सा अनुच्छेद है जो संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार देता है? तो बंधु ऐसा अनुच्छेद जो संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार देता है वह है अनुच्छेद 249। 249 कहता है कि केंद्र को या फिर क्या है, संसद को जो है राज्य सूची के विषय में कानून बनाने का अधिकार है। आगे बढ़ते हैं, लेकिन
राज्यसभा अपने उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से यह प्रस्ताव पारित कर दे कि राज्य सूची का कोई विषय क्या है, राष्ट्रीय महत्व का है, तब संसद उस पर क्या है, कानून बना सकती है। ओके, 2/3 बहुमत होना चाहिए उपस्थित सदस्यों का, और वो कहें कि ये राष्ट्रीय महत्व का जो है कोई भी मुद्दा है, तो इस पर क्या है, आप जो है कानून बना सकते हो। प्रश्न है, भारत के संसदीय शासन व्यवस्था में 2 अस्थायी सदनों के नाम बताइएगा। संसदीय शासन व्यवस्था, कौन सी? संसदीय शासन व्यवस्था में 2 अस्थायी सदनों के नाम बताइएगा। इसका सही जवाब है विकल्प डी, लोकसभा और राज्यों की विधानसभाएं। ओके, 2 अस्थायी सदन है, लोकसभा अस्थायी होती है और राज्यों की विधानसभाएं अस्थायी होती हैं। अब इसमें देखो, यहाँ पर राज्यसभा दी है, लेकिन राज्यसभा तो भैया स्थायी क्या है, सदन है। ओके, स्थायी है। और फिर विधान परिषद भी स्थायी सदन होता है, कभी भी विघटित नहीं होते, ना तो विधान परिषद और ना ही राज्यसभा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है कि एक वर्ष में संसद की कम से कम कितनी बैठकें आवश्यक हैं? एक वर्ष में संसद की कम से कम कितनी बैठकें होना जरूरी है, बताइएगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, तो हमेशा याद रखिएगा, एक वर्ष में संसद की कम से कम 2 बैठकें होना बहुत जरूरी है, और दोनों बैठकों के अंदर जो अंतराल रहता है ना, जो दोनों बैठकों के बीच में जो गैप रहता है, वो 6 महीने से 6 माह से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। ओके, माने 6 महीने के अंदर अंदर क्या है, बैठक करानी ही पड़ेगी। अगला प्रश्न है कि भारत में किसकी स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी व्यय नहीं किया जा सकता? किसकी स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी व्यय नहीं किया जा सकता? तो इसका सही जवाब है कि संसद। ओके, संसद की स्वीकृति के बिना कोई भी व्यय नहीं किया जा सकता। अगला प्रश्न है, करों और सरकारी कार्यों के निर्वाह से केंद्र सरकार को प्राप्त संपूर्ण राजस्व किस निधि में रखा जाता है? टैक्स से और सरकारी कार्यों के निर्वाह से केंद्र सरकार को जितना भी राजस्व प्राप्त होता है ना, वह किस निधि में रखा जाता है? तो इसका सही जवाब है कि यह रखा जाता है भारत की संचित निधि में। किधर? भारत की संचित निधि में रखा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन यहाँ पर सत्य है? चलिए ये छोड़िएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक व्यय है जो भारत की संचित निधि पर भारित नहीं होता है? कौन सा व्यय है जो भारत की संचित निधि पर भारित नहीं होता है? सबसे पहला विकल्प है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश के वेतन और भत्ते, या फिर भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के वेतन भत्ते। भाई ये तो दोनों भारत रहते हैं। फिर है भारत के प्रधानमंत्री के वेतन और भत्ते, ये भारत के संचित निधि पर भारत नहीं होते हैं। बिल्कुल, तो भाई ये बिल्कुल सही है कि भारत के पीएम के वेतन और भत्ते जो है कहाँ, भारत की संचित निधि पर भारत नहीं होते हैं। बिल्कुल सही जवाब है। ओके, और संघ लोक सेवा के अध्यक्ष के वेतन भत्ते भी कहाँ पर, भारत की संचित निधि पर ही भारत होते हैं। अगला प्रश्न है, अब देखिएगा, भारत की संचित निधि पर किस किस के जो है व्यय भारत रहते हैं, वो देख लीजिएगा। सबसे पहला राष्ट्रपति, फिर राज्यसभा के सभापति अर्थात उपराष्ट्रपति और उपसभापति भी, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, इन सभी के वेतन भत्ते जो है किस पर, भारत की संचित निधि पर जो है भारत रहते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। और भारत के प्रधानमंत्री के वेतन भत्ते किस कहां से, संसद विधि द्वारा निर्धारित रहते हैं। अगला प्रश्न है कि संसद अंतरराष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग या संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए कोई भी कानून कैसे बना सकती है? तो संसद अंतरराष्ट्रीय संसद जो है कैसे भाई, अंतरराष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग का या संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए कोई भी कानून बना सकती है बिना किसी राज्य की सहमति से। ओके, उसे किसी राज्य की सहमति लेने की जरूरत नहीं रहेगी अंतरराष्ट्रीय संधियों से संबंधित। अगला प्रश्न है कि संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल किस देश की देन है? संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल किस देश की देन है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, तो हमेशा याद रखिएगा कि संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल देन है भारत की। किसकी? भारत की देन है शून्यकाल। अगला प्रश्न है, लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, तो हमेशा याद रखिएगा कि लोकसभा का जो आम चुनाव है
ये वर्ष 1951 से 1952 में हुआ। ओके, 1951-52 में हुआ था लोकसभा का पहला आम चुनाव। ओके, आगे बढ़ते हैं। और लोकसभा का जो पहला आम चुनाव हुआ उसमें जीबी मावलंकर लोकसभा के पहले अध्यक्ष चुने गए। कौन? जीबी मावलंकर जो है लोकसभा के पहले अध्यक्ष भी चुने गए थे। आप बने रहें तेज एजुकेशन के साथ। इसी तरह आपको संपूर्ण संविधान टॉपिक वाइज उपलब्ध करा दिया जाएगा। ओके, और पीडीएफ के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लें और मॉक टेस्ट जरूर देते रहें। और इसी तरह से सीरीज के तहत संपूर्ण हम संविधान आपको करा रहे हैं। पिछली क्लासेस भी आप जरूर देखिएगा प्लेलिस्ट में जाकर। ओके, जिन्होंने संविधान की पिछली क्लासेस नहीं देखी सभी लोग क्या वीडियो को लाइक कर दें और अपने सभी मित्रों के साथ अब 100% शेयर करें। हर वीडियो देखने वाला व्यक्ति लगभग 10 लोगों को शेयर करे जो पुलिस की तैयारी कर रहे हैं। हर व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करो। ओके, डेली 4 बजे आपको संविधान की क्लास मिलेगी टॉपिक वाइज। पूरा संविधान खत्म होने के बाद फिर हम इतिहास, भूगोल, इस तरह से अन्य विषयों को उठाएंगे। बने रहें आप तेज एजुकेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।